हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित शर्मा। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बच्चा जो एमएससी में अभी अभी एंटर किया है या एग्जाम की तैयारी करने की शुरुआत में है, तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जान लेना कि इस एग्जाम के क्या ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि मुझे मेरी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को अगर हमें क्रैक करना है तो उसके बारे में मुझे हर एक बात पता होनी चाहिए जो महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे कि नेट का एग्जाम होता क्या है, हमें एग्जाम देना क्यों चाहिए, हम लोग ये एग्जाम कब दे सकते हैं, साथ में एग्जाम पैटर्न, इन सभी में अपने पास महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे होंगे। सबसे पहली बात कि नेट का एग्जाम होता क्या है। देखिए, एक हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन है CSIR। ये एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाती है, NET जिसे हम लोग कहते हैं नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक और एग्जाम होता है सेट, जो कि होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। वो किसी स्टेट में होता है, किसी में नहीं। दोनों में फर्क क्या है कि सेट का एग्जाम जो होता है वो केवल आपकी स्टेट के लिए वैलिड है। अगर आपने सेट क्वालिफाई किया तो आप वो केवल अपनी स्टेट में यूज कर सकते हो। अगर आप लोग नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको सेट की कोई आवश्यकता है नहीं। आप इस देश में किसी भी स्टेट में जाकर अगर कहीं पर वहां पर एलिजिबिलिटी है सेट की, तो आप वहां पर एलिजिबल माने जाओगे। कोई दिक्कत आप लोग को वहां पर नहीं आ रही होगी। बेसिकली ये टेस्ट जो है साल में 2 बार ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जून के महीने में और साथ में दिसंबर के महीने में। यानी कि हर 6 महीने में एग्जाम हमारे पास कंडक्ट होता है। पहली बात, हमें एग्जाम देना क्यों चाहिए। देखिए, आप लोग जैसे ही एमएससी कंप्लीट करते हैं उसके बाद अगर आप लोग जाना चाहते हैं हायर स्टडीज के लिए, पीएचडी के लिए, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहकर अपनी पीएचडी करने में आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आप लोग जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, जिसे कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आप लोगों को मिल रही होगी, तो आप लोगों को इनिशियल ईयर्स में है ना 3 साल के आसपास 37,000 प्लस एचआरए, एंड देन उसके बाद 2 साल बाद जब आप लोग एसआरएफ के अंडर आ जाएंगे तो आप लोगों को वहां पर 42,000 प्लस एचआरए वहां पर मिल रहा होगा पर मंथ। तो एक अच्छा खासा आपका सपोर्ट होगा अपनी पीएचडी को वहां पर परस्यू करने के लिए। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहकर पढ़ने में ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। दूसरा, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास आती हैं लेक्चरशिप की अपॉर्चुनिटी। यानी कि आप अपने आसपास के कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एलिजिबल है वहां पर इंटरव्यूज देने के लिए। तो एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास यहाँ से निकल कर आती है। देन कुछ और महत्वपूर्ण बात कि अगर आप लोगों ने एमएससी की है तो उसके बाद आपके सब्जेक्ट पर कैसी कमांड है, आपको सब्जेक्ट आता है नहीं, उसको भी हमारे पास ये दर्शाता है। उसके बाद रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास आती हैं। अगर आप लोग कहीं पर रिसर्च एसोसिएट बनना चाहते हैं, ठीक है, ये सब चीजें आप लोग वहीं पर तभी कर पाएंगे जब आपका नेट एग्जाम क्वालिफाई है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कि अगर आप लोग काम करना चाहते हैं, है ना, कि आप कोचिंग में जाना चाहते हैं, जेई की कोचिंग में जाना चाहते हैं, आईआईटी की कोचिंग में जाना चाहते हैं, तो अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आप लोगों को वहां पर शॉर्ट लिस्ट होने में काफी हेल्प मिल रही होती है। इवन अगर आप लोग अपनी पीएचडी के साथ है ना चाहते हैं कि थोड़ा पार्ट टाइम काम करें, वो भी आप लोगों को काफी मदद मिलेगी। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया हो एक अच्छे रैंक के साथ, आप बाकी लोगों में वहां पर शाइन करते हैं कि हाँ, इसने एक बहुत अपने पास अच्छा एग्जाम, नेशनल एग्जाम क्वालिफाई किया, तो बच्चा डेफिनेटली अच्छा होगा। तो उसमें ये काफी ज्यादा आप लोगों की हेल्प कर रहा होगा। एक बहुत नई चीज जो कि अभी रिसेंट जून 2024 के एग्जाम से स्टार्ट हुई है कि पहले आप लोग एग्जाम का रिजल्ट आता था दो हिस्सों में। एक नेट अपने पास बच्चे क्वालिफाई करते थे जेआरएफ के साथ, और कुछ लोगों के लिए आता था एलएस क्वालिफाइड ओनली। बट अब से आप लोग देख पा रहे होंगे कि जेआरएफ या फिर साथ में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरशिप, साथ में एक कैटेगरी और बना दी गई है पीएचडी एडमिशन। क्या हुआ करता था पहले कि अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया नेट का, मान लो आपका जेआरएफ भी आ गया, उसके बाद भी बच्चों को एक टेस्ट देना पड़ता था पीएचडी में एंट्रेंस के लिए अपने पास। जैसे मान लो डीयू में, है ना, या मान लो बीएचयू में टेस्ट दिया, यानी कि एक बच्चे को टेस्ट देने के बाद, अपने आप को साबित कर देने के बाद फिर से टेस्ट देना पड़ता था। फिर से एक बड़ी प्रोसेस है ना, फिर से उतना खर्चा वहां पर करना पड़ता था इंस्टीट्यूट को। बट अब क्या किया गया कि हम लोग यहाँ पर बेसिकली 3 कैटेगरी में रिजल्ट निकाल देंगे। अगर हमारे पास बच्चा जेआरएफ क्वालिफाई है तो बेसिकली वो फेलोशिप के लिए एलिजिबल है, उसको फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। साथ में वो एलिजिबल है लेक्चरशिप, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, जहां पर भी मान लो पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम हुआ, आप लोग वो एग्जाम दे सकते हैं। और पीएचडी के लिए तो आप एलिजिबल हैं ही, है ना। यानी कि अब अगर चाहता है कोई इंस्टीट्यूट, है ना, उनके ऊपर ये बात छोड़ दी गई है कि आप बिना टेस्ट लिए बस बच्चे का यहाँ पे स्कोर कार्ड देख कर भी उसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। ये सजेशन दिया गया है और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स ने इसको अपना भी लिया है। साथ में अगर आप केवल एलएस क्वालिफाइड हैं तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी पीएचडी के दौरान।
बट आप लोग अभी भी अपने स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम जैसे कि एचपीएससी, एचपीपीएससी, इन सब के लिए एलिजिबल रहेंगे और साथ में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। दोनों चीजें आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप थर्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, आप एचपीएससी, आरपीएससी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बट स्टिल आप लोग पीएचडी के लिए जा सकते हैं। उसके लिए आप लोग यहाँ पर अपने इस स्कोर कार्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जो जेआरएफ की एज है उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि जेआरएफ की एज में रिलैक्सेशन दे दिया गया है। अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं और मेल हैं तो आपकी एज यहाँ पर 30 इयर्स आप लोग देख पा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी ऑलमोस्ट सभी केसेस में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन वहां पर है ना। तो आई होप सभी लोगों को ये बात नजर आती है। एग्जाम का पैटर्न क्या है? एग्जाम हमारे पास बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड होकर आता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए क्या होता है? जनरल एप्टीट्यूड। यहाँ पर हमारे पास बेसिक रीजनिंग के और बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। पार्ट बी, पार्ट सी में आप लोगों से हायर मैथमेटिक्स के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, पार्ट ए में आप लोगों को 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, पार्ट बी में 40 क्वेश्चंस, पार्ट सी में 60 क्वेश्चंस, यानी कि एग्जाम में आते हैं 120 क्वेश्चंस। और एग्जाम में टाइम कितना होता है? 3 घंटे, यानी कि 180 मिनट्स का। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोगों को इतने क्वेश्चंस करने नहीं होते। आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप लोगों से एक्सपेक्टेड है करने के, पार्ट ए से 15 क्वेश्चंस आप लोग मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो, पार्ट बी से 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40, पार्ट सी से 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ वो अपने पास 60 आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये +2 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है, +3 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है, एंड +4.75 नो नेगेटिव मार्किंग। पार्ट ए 30 मार्क्स का, पार्ट बी मेरे पास आता है 75 मार्क्स का, और पार्ट सी आता है 95 मार्क्स का। यानी आपका जो एग्जाम है वहां पर क्वेश्चन आते हैं 120, आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 60, यानी कि आपको वहां पर 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है मैक्सिमम। आई होप सभी लोगों को ये बात नजर आती है। सिलेबस क्या है एग्जाम का? आप लोगों ने जो अपने बीएससी एमएससी में सीखा वही टॉपिक यहाँ पर आते हैं। रियल आएगा, लीनियर आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा, एब्स्ट्रैक्ट आएगा, डिफरेंशियल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, सीओबी, इंटीग्रल इक्वेशन, देन स्टैटिस्टिक्स हमारे पास यहाँ पर आता है। बट आपको आवश्यकता नहीं है इसे पढ़ने की अगर आप लोग अपने पास एमएससी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है। ठीक है। अपने पास ये जो टॉपिक है ना, ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीरीज ऑफ रियल नंबर, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस अपने पास, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, ये सारे टॉपिक मेरे पास रियल से आते हैं। देन सिमिलरली हमारे पास लीनियर का सिलेबस आप लोगों के सामने है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी एंड नंबर थ्योरी। हालांकि ये टॉपिक हमारे पास 30 से 35 नंबर का आता है, उस हिसाब से काफी वास्ट हमारे पास से रहता है, इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान से चीजों को देखना होता है। देन कॉम्प्लेक्स सिलेबस आप लोगों के सामने है, आप लोग देख पा रहे हैं। हम बहुत जल्द डिटेल में अपने पास टॉपिक वाइज वीडियो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैसे पढ़ना होता है, किस तरीके से हमें अप्रोच करनी होती है, अगर हम लोग सेल्फ स्टडी से भी तैयारी कर रहे हैं उस केस में किस तरीके से किन बुक्स का यूज किया जाए, इसके बारे में बातें लेकर आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को वो अपने पास टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हमें अप्लाइड मैथमेटिक्स में तो आप लोग जान पा रहे हैं ओडी, पीडी, न्यूमेरिकल, ये सारी चीजें हमारे पास आ रही होती हैं। एंड एक इंटरेस्टिंग बात कि आपके पास जो नेट का सिलेबस रहता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जैसे कि टीएफआर, जैसे कि गेट, जैसे कि एनबीएचएम, जैसे कि सेट का एग्जाम, और जैसे कि हमारे पास एचपीएससी, एचपीपीएससी, आरपीएससी, इन सभी का सिलेबस हमारे पास ऑलमोस्ट है ना 90% से ज्यादा सेम ही रहता है। यानी अगर आपने तैयारी की नेट एग्जाम की, तो अगर आपका ये सही समय है कि आपकी स्टेट में एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप इसी तैयारी के साथ अपना वो एग्जाम भी क्वालिफाई कर कर सीधा प्रोफेसर के लिए वहां पर जा पा रहे होंगे। तो तैयारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ईमानदारी के साथ तैयारी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। हमारे पास हमें ये बात नजर आती है। इसके साथ साथ कट ऑफ है ना, आप लोग लिस्ट देख पा रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग बात करें, एवरेज बात करना चाहें हम लोग, तो जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ रहती है 110 से 15 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे होते हैं, और 105 के आसपास आपके मार्क्स आते हैं तो आप लोग नेट क्वालिफाई कर रहे होते हैं। हालांकि कुछ सालों में अपने पास ये जो मार्क्स हैं ऊपर नीचे हुए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे नवंबर 2020 में ये 103 है, देन फरवरी 2022 में ये 89 चली गई। ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, बट वो +-5 +-10 मार्क्स यहाँ पर यहीं पर सारा खेल चल रहा होता है। ठीक है। वो हर ईयर पे अपने पास डिपेंड करता है, बट आमतौर पे सेफ साइड में रहने के लिए आप 100 प्लस मार्क्स अगर एलएस क्वालिफाई करने के लिए आप लोग लेकर आए तो सफिशिएंट है, और अगर आप 110 प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा होगा, एक अच्छे चांसेस वहां पर बनते हैं। ठीक है। साथ में सब्जेक्ट वाइज है ना, हमें जितना सिलेबस है, क्या सारा सिलेबस पढ़ना है? नहीं।
हमारे पास जो कुछ टॉपिक आते हैं, जैसे रियल प्लस लीनियर 100 नंबर का आता है, कॉम्प्लेक्स 30 मार्क्स के आसपास आता है, 30 मार्क्स का मेरे पास मॉडर्न आ जाता है, ओडीपीडी 30 मार्क्स के आ जाते हैं। तो हमें सिलेक्ट करना है कि मेरे पास ये टॉपिक इतने मार्क्स का, इतने मार्क्स का आता है, तो मुझे उस बेस पे मुझे अपना जो स्कोर करना है, उसको टारगेट में लेते हुए अपने टॉपिक सिलेक्ट कर लेने हैं। तो आई होप इससे आप लोगों को बहुत बेहतर आइडिया मिल रहा होगा। रियल लीनियर बहुत महत्वपूर्ण है, 100 नंबर के आते हैं और 100 नंबर पे मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, तो उसी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। आई होप सभी लोगों को यहाँ तक की बातें नजर आती हैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग नीचे एक गूगल फॉर्म दिया गया है, आप लोग उस पे अपने पास वो अपनी सारी क्वेरीज डाल सकते हैं। इवन आप लोग कॉल कर सकते हैं 01140848077 पर जाकर भी। आई होप सारी बातें आप लोगों को नजर आती हैं। इसके बाद हम लोग अपने यूट्यूब पर चीजें ऐसी जारी रखेंगे, चीजों को देखते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज के लिए बातों यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।